वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में केरल सरकार। विधानसभा में वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव होगा पारित। केंद्र से टीके के मुफ्त और समय पर वितरण की मांग। बारहवीं की परीक्षा कैंसिल होने पर विपक्ष ने जताई खुशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बहुत खुशी हुई। बच्चों पर भारी पड़ रही कोरोना महामारी। 8 से 13 साल के बच्चों को महामारी से ज्यादा खतरा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित। और देश के कई हिस्सों में फिर बदल सकता है मौसम। आज उत्तर और दक्षिण भारत में हल्की बारिश का अनुमान। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे और मेहुल चोकसी को लेकर ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, भारत लाने की कोशिश की जा रही है भगोड़ा मेहुल चोकसी को। तो यहां डोमिनिका की कोर्ट में आज ईडी अर्जी देगा। महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। मेहुल चोकसी को लेकर आज बताया जा रहा है कि डोमिनिका की जेल में फिलहाल मेहुल चोकसी बंद है और डोमिनिका की कोर्ट में आज ईडी अर्जी देगा। तो हाँ, ईडी अर्जी देगा। आपको बता दें कि भगोड़ा मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां भारत लाने की कोशिश की जा रही है। मेहुल चोकसी को कोर्ट में आज ईडी अर्जी देगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी फिलहाल के लिए बंद है और कोर्ट में आज अर्जी देगा। आपको बता दें कि कोर्ट में आज ईडी अर्जी देगा। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। खबरों का आगाज करेंगे। आईएमए ने कहा कि देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में कम से कम 594 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जिसमें कि अब जो खबर सामने आई है कि 107 मौतें केवल दिल्ली में हुई। और आईएमए के स्टेट वाइज आंकड़ों के मुताबिक की बात करें तो यहाँ कोविड-19 की दूसरी लहर में मरने वाले ज्यादातर दिल्ली, बिहार या उत्तर प्रदेश के डॉक्टर थे। दूसरी लहर में मरने वाले डॉक्टरों में इन दिनों राज्यों की हिस्सेदारी करीब 45% है। वहीं आईएमए के आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से कोविड-19 के लड़ते हुए लगभग 1300 डॉक्टरों की मौत हो गई। और ऐसे में जिसमें से सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत दिल्ली में हुई। दिल्ली के बाद बिहार में 96 डॉक्टरों की मौत के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है तो उत्तर प्रदेश। यूपी में दूसरी लहर की शुरुआत से अब तक 67 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। भारत बायोटेक का कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन बनने की अनुमति मिलने के बाद मुंबई की हाफकिन फार्मास्यूटिकल्स के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर संदीप राठौड़ ने कहा कि हम तेजी से वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम 1 साल में 2 करोड़ वैक्सीन निकाल सकेंगे। हाफकिन बायोफार्मा कॉरपोरेशन ने जनवरी महीने में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को प्रपोजल सबमिट किया था, जिसमें हमने प्रपोज किया था कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन हम तैयार करेंगे। उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी और सीड स्टेन, और इसके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अगर दी जाए तो हम ये वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। तो हमें ये प्रपोजल की अभी अप्रूवल मिल गया है और अभी हम भारत बायोटेक के साथ एमओयू और बाकी जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसेस में है। ये जैसे ही हो जाता है, हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल का लगभग 8 महीने का कालावधि मिला है, जिसमें हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ये पूरे हम युद्ध स्तर पर इसके ऊपर कंप्लीट करने की हमारी तैयारी। इस तरह से हमने प्रस्तावित किया है, अगर सब सही समय पर सब उसी कैपेसिटी के हिसाब से अगर चला तो हमने लगभग 2 करोड़ एक महीने प्रति माह ऐसे करके एक पूरे वर्ष में 22.8 करोड़ डोजेज का हमने प्लानिंग किया है। सर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो आप भारत बायोटेक से कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंसेस की पोजीशन है फिलहाल, केंद्र सरकार ने भी कुछ फाइनेंस देने की बात करी है, तो बाकी फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? जी, केंद्र सरकार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायरैक ने हमें इसके लिए 65 करोड़ की सहायता की है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी हमको 94 करोड़ की सहायता की। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। मध्य प्रदेश से सीधे बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप केस सामने आया है। तो यहाँ हनी ट्रैप केस सामने आया है। ऐसे में सीडी रखने का दावा कर कमलनाथ फंसे हैं।
ऐसे में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ से आज एसआईटी पूछताछ करेगी। यहाँ कमलनाथ से आज एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि कमलनाथ को पहले भी नोटिस भेजा गया था। यहाँ एसआईटी की टीम द्वारा एक नोटिस भेजा गया था। हनी ट्रैप केस सामने आया है। सीडी रखने का दावा करने के तहत कमलनाथ फंसे थे। यहाँ मध्य प्रदेश से अहम जानकारी निकल कर आ रही है कि आज एसआईटी कमलनाथ से पूछताछ करेगी। एसआईटी ने कमलनाथ को एक नोटिस भेजा था। यहाँ पूछताछ की जाएगी आज कमलनाथ से। मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप केस, तो यहाँ सीडी रखने का दावा करने के तहत कमलनाथ फंसे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कमलनाथ से आज एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। यहाँ कमलनाथ से आज एसआईटी पूछताछ करेगी और ऐसे में कमलनाथ को एक नोटिस भी भेजा गया था एसआईटी के द्वारा। यहाँ एसआईटी के द्वारा कमलनाथ को एक नोटिस भी भेजा गया था और हनी ट्रैप केस सामने आया है और ऐसे में सीडी रखने का दावा कर कमलनाथ फंसे थे। अहम जानकारी निकल कर आ रही है। कमलनाथ से आज एसआईटी पूछताछ करेगी और ऐसे में कमलनाथ को एक नोटिस भी भेजा गया था। एसआईटी के द्वारा कमलनाथ को नोटिस भेजा गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ चुके हैं। गणेश, और जिस तरीके से कमलनाथ को पहले भी नोटिस भेजा गया था और फिलहाल आज एसआईटी पूछताछ करेगी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो हनी ट्रैप की पेन ड्राइव के बवाल पर अब एक बार फिर जो है यहाँ पर राजनीति गर्मा चुकी है और इसी पर अब एसआईटी ने एक नोटिस जारी किया जिसपे आज यानी कि 2 जून को एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। हम ज्ञात हो कि एमपी के जो पूर्व सीएम है कमलनाथ, उन्होंने एक वक्तव्य में दावा किया था कि उनके पास हनी ट्रैप की जो केस है उसकी पेन ड्राइव है। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और आज 2 जून को उनसे पूछताछ करेगी। और ये सारी चीजें वक्तव्य जब पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर एफआईआर लॉन्च हुई थी, उसके बाद जो है कमलनाथ ने भावावेश में आकर उनके बचाव के लिए सारी बातें कही थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि उस पेन ड्राइव में यानी कि बीजेपी नेताओं के वीडियोज या फिर ऐसे फोटोज है जिसकी वजह से कमलनाथ ने ऐसे आरोप लगाए थे और पेन ड्राइव उनके पास होने की बात कही थी ताकि जिससे कि भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा द्वारा जो लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की जा रही थी उनको रोकी जा सके और उस तरह के जो दबाव पर कार्रवाइयां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की जाती हैं वो ना की जाए। यानी कहीं ना कहीं पेन ड्राइव का बवाल और पेन ड्राइव के बारे में बोलकर कमलनाथ ने कहीं ना कहीं भाजपा और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर ये मामला टूल पकड़ते नजर आ रहा है और उस बवाल पर अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अब एसआईटी ने नोटिस जारी किया है और आज 2 जून को उनसे एसआईटी हालांकि पूछताछ करेगी संपूर्ण उसके बारे में। और वहीं एसआईटी की मांग है जो पेन ड्राइव है वो भी वापस सौंपी जाए, क्योंकि ये चीज कमलनाथ ने स्वयं ये बात स्वीकारी है कि उनके पास अभी भी साक्ष्य मौजूद है, पेन ड्राइव मौजूद है। तो हनी ट्रैप का मामला था वो अब तक का सबसे बड़ा, शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनी ट्रैप मामला था। तो ऐसे में जहां पूरा पुलिस प्रशासन की और एसआईटी छानबीन कर रही है, अब कमलनाथ ने एक नया टूल उस पर जरूर दे दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। तो यहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने परीक्षार्थियों के हित में एक फैसला लिया, तो यहां उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। फिलहाल हमने यूपी में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने के बारे में विचार किया है। आगे अगर परिस्थितियां ठीक रहेंगी तो परीक्षा कराई जाएगी, अगर स्थितियां ठीक नहीं रहती तो ऐसी स्थिति में हम आगे के विकल्पों पर विचार करेंगे। यहाँ डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस मामले में बैठक के बाद 12वीं की परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही हम, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में 66 जिलों में जो हमारा
कर्फ्यू था वो समाप्त हुआ है। जो कोरोना कर्फ्यू था केवल रात्रिकालीन कर्फ्यू चल रहा है और पॉजिटिव केसेस की संख्या भी काफ़ी कम आई है। लेकिन हम पूरे प्रदेश का एक बार फिर से अवलोकन करने के बाद स्थिति का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। अभी हमने परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। केवल जुलाई माह में स्थितियां सामान्य होने के संदर्भ में 12वीं की परीक्षा होगी, ऐसा हमने लिया है। निर्णय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिया था और यदि परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं होती हैं तो निश्चित ही हम पुनर्विचार की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। तो यहाँ सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह कर के बकायेदारों को राहत दी गई है। तो यहाँ सीएम योगी द्वारा राहत दी गई है। आपको बता दें कि बकायेदारों पर अब दबाव नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ बकायेदारों पर अब दबाव नहीं डाला जाएगा। कोरोना के चलते सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि यहाँ यूपी सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ा और राहत भरा फैसला सामने आया है। गृह कर के बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई है। यहाँ बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब फिलहाल के लिए जो जानकारी निकल कर आई है कि बकायेदारों पर अब दबाव नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ कोरोना काल के चलते सरकार ने बड़ी राहत दी है बकायेदारों को। अहम जानकारी निकल कर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। गृह कर के बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई है। तो यानी कि अब बड़ी राहत दी गई है और राहत भरी खबर भी सामने आई है। और एक बात करें तो एक साथ राहत भरी खबर के साथ साथ एक खुशी की खबर भी सामने आई है। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना काल के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। गृह कर के बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। अब बकायेदारों के लिए एक खुशी की खबर सामने निकल कर आई है। अब यहाँ जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बकायेदारों पर अब दबाव नहीं डाला जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ही खुशी की खबर है और ये फैसला बच्चों के हक में लिया गया है। एग्जाम बच्चों के जान पर खेल पर नहीं करवाया जा सकता। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है। बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का। वहीं यूपी के गोंडा से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां सिलेंडर ब्लास्ट के कारण एक मकान गिर गया। मकान ढहने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जिन्हें गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। और ऐसे में जो जानकारी निकल कर आई है कि ग्रामीणों की मदद से दबे हुए लोगों को मलबे से निकालकर नवाबगंज पीएचसी में भेजा गया। तो यहाँ जिसमें से 8 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है, वहीं 7 लोग पूरी तरह से घायल हैं। सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुए हादसे में 2 पुरुष 2 महिलाएं 4 बच्चों की मौत की खबर निकल कर आई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बचाव कार्य फिलहाल जारी है और मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों का समुचित उपचार करने का भी निर्देश दिया गया है। पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है? थाना वजीरगंज अंतर्गत ये टिकरी क्षेत्र है, जहां पे डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुंचा है, आईजी महोदय भी यहाँ पहुंचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है।
इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहाँ मौके पे चल गया है। पूरी टीम हमारी प्रशासन पुलिस की यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, अन्य भी टीमों को बुला लिया गया है और बाकी जितना भी राहत कार्य है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलेगा। सर, दुर्घटना का कारण क्या है? जो 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई है, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में मकान की छत गिरना बताया गया है। हमने बाकी टीमों फॉरेंसिक इत्यादि को भी यहाँ पे बुला लिया है, बाकी जांच भी हमारी चलेगी। प्रायोरिटी हमारी राहत बचाव कार्य की है, वो लोग उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी की करेंगे। यूपी के मथुरा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या करने की कोशिश की, जिसपे पीड़ित वृंदावन में अपनी दुकान पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उस वक्त पीड़ित के भाइयों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया और हमले में पीड़ित को 2 गोलियां लगी हैं। यहाँ साफ तौर पर पीड़ित का कहना है कि उसके चचेरे भाइयों ने बीते दिनों एक विवाद को लेकर उस पर हमला किया था। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और ऐसे में पुलिस ने आरोपी भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और ऐसे में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो अपने घर पे बैठा था शांति से। शाम को आके मेरे एक चाचा का लड़का, एक मेरा खास भाई गोपाल, ये दोनों लोग, मेरा होटल है वृंदावन में श्री कृष्ण राम के नाम से, ये पहले आया नारसिंह। गोपाल ने, अब ये बिहारी जी मालिक है, कैसे मैं कह दूँ इस चीज़ को मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोपाल ने अपनी पिस्टल निकाल के नारसिंह के हाथ में दे दी। उसने पहली गोली मुझ में मारी तो मैं नीचे हो गया। मैं कुर्सी पे बैठा था पहले, फिर मैं धरती में बैठ गया। धरती में फिर उसने दूसरी गोली मारी है मुझ में, दूसरी गोली मेरे यहाँ लगी है। उन्होंने आपको गोली क्यों मारी? कोई पुरानी रंजिश है या क्या? उधर यूपी के गोंडा से भी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ एक 12 साल की बच्ची का शव सामुदायिक शौचालय में मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस को आशंका है कि शव की हत्या कर शव को छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस को शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल पुलिस हर पहलुओं में मामलों की जांच में जुट गई है। 1/6/2021 को थाना कंदलगंज क्षेत्र अंतर्गत सकौरा पूर्वी में
सामुदायिक शौचालय केंद्र के बने शौचालय में एक बालिका जिसकी उम्र लगभग 12 साल की 100 मिला, जिसका पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। फोरेंसिक जांच हेतु टीम को बुलाया गया है, जांच कर रही है तथा डॉग स्क्वाड भी द्वारा जांच कराया जा रहा है। बाकी सब विधिक कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर बिलासपुर में डाउन एक्सप्रेस में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ट्रेन के स्लीपर कोच में युवती की हत्या की गई, तो यहां सीहोर स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और ऐसे में मंडी थाना पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। और जांच में सामने आया कि युवती के साथ एक युवक सफर कर रहा है, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार युवक बताया जा रहा है। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने, नियंत्रण, बचाव, संक्रमित व्यक्तियों के उपचार और वैक्सीनेशन की समीक्षा हेतु कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त देवी पाटन मंडल SVS रंगाराव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो वैक्सीन के लिए तैयार किए गए माइक्रो प्लान का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण को बढ़ाए। तो यहाँ उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि टीकाकरण के लिए निर्धारित सत्र का संबंधित क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। आयुक्त ने यह निर्देश भी दिया कि चक्रवार गांवों में टीकाकरण हेतु सत्र आयोजन किया जाए और ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए वैक्सीनेशन सत्र आयोजन की सूचना पुलिस को भी दी जाए। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है और ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो बिहार के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है, जबकि उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश तक एक निम्न स्तर की ट्रफ रेखा बनी हुई है और इसके कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। यूपी के अयोध्या में 5000 मठ मंदिरों के कपाट खोलने के लिए ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और यहां एक बार में 5 लोगों को प्रवेश भी मिल रहा है। वहीं अयोध्या की बात करें तो यहां संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो बिना वैक्सीनेशन के मंदिरों में भगवान का दर्शन करने ना आए। जो लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए आए हैं सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। उन्होंने कहा कि भक्तों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा और भगवान के दर्शन पूजन के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। मंदिर में एक बार में 5 ही लोग दर्शन कर सकेंगे और इस दौरान बाहरी श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। और करीब 1 महीने बाद यहाँ पे 2 महीने बाद दर्शन हुआ है और भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर तमाम बंदिशें हैं, प्रशासन लोगों को मास्क और सैनिटाइजर लगाने के बाद ही अंदर आ रहा है। 5-5 की संख्या में लाइन बनाकर लोगों को दर्शन दिया रहा है। इससे कोई असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। से मंदिर खुले
और अपनी दुखड़ा भगवान को सुना सके, क्योंकि 1.5 महीने में लगातार भक्त तमाम प्रकार से पीड़ित थे। उनके भक्तों के मन में तमाम तीस थी भगवान को सुनाने को लेकर। तो सुबह से ही सवेरे 3 बजे से भक्तों का आना शुरू हुआ है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर व्यक्ति मास्क का प्रयोग कर रहा है। मंदिर प्रशासन के तरफ से निर्णय लिया गया कि प्रसाद माला नहीं चढ़ाए जाएंगे। यथासंभव कोशिश है कि प्रसाद तो नहीं चढ़ा है, माला कुछ ही लोगों का चढ़ पा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और सुबह से अभी तक लमसम 5000 से ऊपर भक्त दर्शन पूजन कर चुके हैं। आज मंगलवार है, मैक्सिमम हर हालत में रात्रि 11 बजे तक। उधर शासन के निर्देशानुसार यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है और इसी के लिए जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18+ के युवाओं के टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया और पहले दिन टीकाकरण कराने के लिए 100 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, जिसके बाद वे CHC में पहुंचे और ऐसे में सफलतापूर्वक अपना टीकाकरण करवाया। टीकाकरण को लेकर युवाओं की अपेक्षा युवतियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। 18+ युवाओं को कोविशील्ड की डोज दी गई और इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र नाथ वरुण ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 18+ युवक और युवतियों के टीकाकरण का कार्य CHC में शुरू किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर हरेंद्र नाथ वरुण जी की अध्यक्षता में यहाँ पे टीकाकरण 18+ वालों को चालू किया गया है। इसमें हम पलिया नगरवासियों से अपील कर रहे हैं कि 18+ से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में। उधर यूपी के रामपुर में शराबी पति की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां नशे में धुत होकर पति ने अपनी ही पत्नी के प्राइवेट पार्ट में लोहे की कील डाल दी। तो यहाँ एक शर्मनाक खबर सामने आई है और ऐसे में पीड़िता ससुराल वालों को आवाज लगाती रही, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। दारू पी फिर मैंने सबको आवाज देंगे, कोई सुनता ही नहीं, मम्मी नहीं पापा कोई भी नहीं सुन रहा था। ये लोग कह रहे मारना है तो मार कैसे, सारे छोड़ के भाग गई। तो सुबह आई थी। फिर सुबह आपने किसको बताया? इनको मम्मी को ही बताया उसकी, और मेरी जेठानी की मम्मी थी, उसे भी दिखाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।